जोशीमठ संकट पर एक्शन में पीएमओ के उप सचिव पहुंचे जोशीमठ। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिंडियाल ने जेपी कंपनी का किया निरीक्षण, कर रहे हर एक पहलू पर ली जानकारी। जोशीमठ में लगातार भूधसाव से रोपवे स्टेशन पर भी मंडरा रहा खतरा। स्टेशन के ठीक ऊपर आई गहरी दरारें। आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा ने जोशीमठ पहुंचकर रोपवे के पास आ रही दरारों का निरीक्षण किया। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले ने पकड़ा तूल। पेपर लीक मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां, इनमें अनुभाग अधिकारी और उनकी पत्नी भी शामिल। सीएम धामी के निर्देश के बाद जांच जारी। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर सरकार की तरफ से आपदा प्रभावितों के रहने के लिए बनाए गए राहत शिविर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राहत शिविर पहुंचकर किया निरीक्षण। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने मसूरी उपजिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चिकित्सालय में अव्यवस्था देखकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। पौड़ी वासियों को मिली बड़ी सौगात। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी ने बाउंसाल पुल का किया लोकार्पण। क्षेत्र की जनता को आवाजाही करने में मिलेगी सुविधा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और आपको बता दें कि लगातार हो रहे भूधसाव से कई लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। वहीं आपदा की इस घड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हर संभव मदद कर रहे हैं। वहीं केंद्र की तरफ से भी मदद की जा रही है और इसी कड़ी में पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिंडियाल जो कि जोशीमठ पहुंचे, जहां पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिंडियाल ने जोशीमठ के मारवाड़ी स्थित जेपी कंपनी का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिंडियाल ने जेपी कंपनी में लोगों से जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के बारे में जानकारी भी ली। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है। ये भूधसाव पर इतना बढ़ गया कि अब ये भूधसाव जोशीमठ रोपवे स्टेशन के ठीक ऊपर के खेत में 1 मीटर से ज्यादा गहरी दरार आ चुकी है और इससे अब रोपवे स्टेशन को भी खतरा पैदा हो गया। आपको बता दें कि रोपवे के पूरे मार्ग में आवासीय घर हैं, वे सभी अब खतरे की जद में हैं। बताया जा रहा है कि रोपवे लाइन के नीचे के सभी आवासीय भवनों का तत्काल सर्वे किया जाएगा। रोपवे की तार को हटाना भी सही विकल्प हो सकता है और इसी कड़ी में आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा ने जोशीमठ पहुंचकर रोपवे के पास आ रही दरारों का निरीक्षण किया और साथ ही आपदा सचिव ने शंकराचार्य मठ में आ रही दरारों व आसपास के घरों में 2 दिनों के भीतर आई दरारों का निरीक्षण किया। आपदा सचिव रणजीत सिन्हा ने कहा कि हैदराबाद से जियो फिजिकल के लिए एक टीम आई है जो निरीक्षण कर रही है। अभी एक सीधा है, यहाँ से नीचे को उतरने का नहीं होगा सर। हमने पिछले विजिट में भी देखे थे। इस बार मैं क्रैक्स को एक पैटर्न देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं कोई पैटर्न तो इमर्ज नहीं हो रहा है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। बता रहे हैं कि 1-2 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है कई जगहों पे। जैसे मठ है, यहाँ पर भी कुछ क्रैक्स पहले 3 महीने पहले क्रैक्स थे, उन्होंने इसको सीमेंट से काइंड ऑफ फिल कर दिया था और वो क्रैक्स फिर से डेवलप हो गए हैं, तो उस पर नज़र बनाए हुए हैं। मैं तो शुक्रिया करूंगा कि ऐसा कोई आकस्मिक आपदा नहीं आई। हमारे भाई बंधु माता और बहनें सब सुरक्षित हैं, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया करूंगा। बाकी ये जो चीज़ें हो रही है, ये पूरा प्रदेश हम एक दूसरे के साथ हैं और सब मिलके इसको हम लोग टाइड ओवर कर लेंगे इसको। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन गिरफ्तार लोगों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गोपन विभाग का अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी भी शामिल है। संजीव चतुर्वेदी को एसटीएफ ने पकड़ा
उसने 380 सवालों को गोपन विभाग से अपनी पत्नी को भेजा था और अब सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। सीएम धामी ने इस मामले के सामने आने के बाद ही नकल माफियाओं के लिए कठोर कानून बनाने की बात कही है और अब उत्तराखंड कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग जाएगी। लोक सेवा आयोग के पटवारी पेपर लीक मामले में एडीजी कानून व्यवस्था के निर्देशों पर एसआईटी का गठन किया। हरिद्वार जिले में तैनात आईपीएस रेखा यादव, जो कि एसपी क्राइम का चार्ज देख रही हैं, वो एसआईटी चीफ होंगी और टीम में कुल 8 लोग शामिल किए गए। अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री के इस फैसले की तारीफ की तो वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि गंभीरता और संजीदगी से निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसे बड़ा कदम बताया। मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए शानदार पहल कर रहे हैं और देश में इस तरह का सख्त कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। पता नहीं हमारे उत्तराखंड को किसकी नजर लग गई। यूके SSSC भर्ती लीक मामले में जिस तरह से उत्तराखंड की राष्ट्रीय पटल पर किरकिरी हुई और उत्तराखंड शर्मसार हुआ, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तमाम भर्ती परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को शिफ्ट कर दी। लेकिन सिस्टम वही का वही रहा। जो लोग जेल के अंदर गए वो उतनी ही तेजी से जेल से बाहर भी आ गए। अब दुखद बात यह पता चली है कि परसों हुई पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा भी लीक हो गई, प्रश्न पत्र पर लीक हो गया। यह होना ही था क्योंकि गंभीरता और संजीदगी से जब निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब सिस्टम को बदला नहीं जाएगा, जब संलिप्त लोग या आरोपी जेल के अंदर जाएंगे पहले, बाहर उससे ज्यादा जल्दी निकलेंगे, तो यही होगा। कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना होगा जिन कंपनियों ने फर्जीवाड़ा किया। उन प्रिंटिंग प्रेस को चिन्हित करना होगा जिन प्रिंटिंग प्रेस में ये प्रश्न पत्र छप रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का युवा केवल छले जाने के लिए, केवल ठगे जाने के लिए ऐसा लग रहा है कि उसका जन्म हुआ है और यह पहाड़ी राज्य हमने शायद केवल और केवल धोखा खाने के लिए मांगा। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जिस तरह से उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस पर कड़ा कानून लाने के लिए, यहाँ तक कि उम्र कैद और जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उनके जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उसको कुर्की की जाएगी। एक बड़ा देश के अंदर पहला राज्य होगा जिस नकल विरोध में जो इतना बड़ा कानून पास करने जा रहे हैं, कैबिनेट ने पास कर दिया। अब उसको कानून का रूप दिया जाएगा। हम इसलिए क्योंकि हमारे युवा मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं, जो अपने भविष्य के प्रति आशान्वित हैं और लगातार अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का कुठाराघात न हो, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर न प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार होगा न भ्रष्टाचारी रहेगा, इस अभियान के साथ वो आगे कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधसाव को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली की तरफ से जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ नगर क्षेत्र के 9 वार्ड में 782 भवन प्रभावित हुए हैं जिनमें दरारें मिली हैं। इसमें से 148 भवन ऐसे हैं जिनको असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन की तरफ से अब तक 223 परिवारों के 754 व्यक्तियों को विभिन्न सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से जोशीमठ नगर क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने योग्य अस्थायी राहत शिविर के रूप में 83 स्थानों में 615 कक्षों का चिन्हीकरण किया
वहीं राहत शिविर का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही वहां लोगों से हाल जाना। वहीं राहत शिविर में 2190 व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ के बाहर पीपल कोटी में अस्थायी राहत शिविर के रूप में 20 भवनों के 491 कमरों को चिन्हित किया गया, जिसमें कुल 2205 लोगों को ठहराया जा सकेगा। राहत कार्यों के तहत जिला प्रशासन की तरफ से अब तक 336 प्रभावितों को 204.27 लाख रुपए की धनराशि प्रभावित परिवारों में वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निरंतर प्रभावितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और जिसके तहत राहत शिविर में रह रहे 295 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इसरो के कल एक वेबसाइट में एक फ़ोटो आया था, तो कल रात मैंने इसरो के जो डायरेक्टर उनसे बात की है और मैंने कहा अगर सच्चाई है तो आप उस पर एक अधिकृत बयान दीजिए। तो कल मुझे पता चला है कि उन्होंने वो फ़ोटो हटा दिया है, तो मुझे किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे सारी स्थितियाँ सामान्य होने वाली है और शासन प्रशासन और पूरी सरकार जो है जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने मसूरी उपजिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से उपजिला चिकित्सालय में अव्यवस्था और गंदगी देखकर जमकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों की अनुपस्थिति में सीएमएस से जवाब तलब किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों को बिना सीएमओ के अनुमति के अवकाश न जाने के निर्देश दिए। सचिव की तरफ से अस्पताल में इमरजेंसी रूम, डॉक्टर कक्ष, आईसीयू, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा को जांच किया गया। इस मौके पर उन्होंने डीजी हेल्थ उत्तराखंड को फोन पर निर्देश दिए कि वो तत्काल मसूरी में रहकर मसूरी के उप जिला चिकित्सालय की सभी कमियों को दूर कर अस्पताल में स्टाफ की कमियों को दूर करें और साथ ही यहाँ पर साफ सफाई को लेकर भी विशेष प्रबंध किया। उन्होंने अस्पताल में पैरामेडिकल और साथ ही 4th क्लास के कर्मचारियों की कमी को दूर करने को लेकर भी सीएमओ देहरादून को निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि उनकी तरफ से लगातार उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों का समय समय पर निरीक्षण कर वहां की कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि उनके तरफ से हाल ही में जिला रुद्रप्रयाग और चमोली जिले का स्वास्थ्य सुविधाएं और अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में पैरामेडिकल और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमियों को देखते हुए प्रदेश को 800 से ज़्यादा नर्स मिलने जा रही हैं और जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था का जायज़ा लेने में यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूरी आए और कुछ चीज़ें थी जो इम्प्रूव करने लायक हैं और कुछ खामियां भी पाई और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए जो यथोचित कार्रवाई करनी हो वो करेंगे। स्टाफ की कमी तो है ही, उसके अलावा जो स्टाफ यहाँ पे तैनात है वो भी रेगुलर तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये भी एक इशू है। इसको कैसे ठीक करना है, इसकी विस्तृत कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। ये भी पाया मैंने यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग पीजी पढ़ाई के लिए भी जो है छुट्टी लेके यहाँ पे नहीं हैं और कोशिश ये रहेगी कि उसकी कैसी भरपाई हो वो भी हम लोग सोच रहे हैं। बाकी कुछ अच्छी चीज़ें भी पाई, जैसे यहाँ पे सीटी मशीन भी है, सीटी मशीन यहाँ पे काम कर रहा है और एक हम लोग और व्यवस्था को जो है अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस हॉस्पिटल हम लोग फ्यूचर में एमआरआई अगर दे सकते हैं उसकी भी संभावनाएं हम लोग तलाश करें। उत्तराखंड के गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी ने शनिवार को बौसाल पुल का विधिवत शुभारंभ किया और जिससे क्षेत्र की जनता को आवाजाही करने में सुविधाएं मिलेंगी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनके लिए पक्के पुल का निर्माण किया जाए और जिसका प्रस्ताव तैयार कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाया गया और साथ ही इसका विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि पहले लकड़ी के पुल होने के चलते भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पक्के पुल के निर्माण के बाद आसानी से आवाजाही हो जाएगी।
देता हूं कि आप सब लोगों की जो लंबे समय से मांग थी आज वो पूरी हो गई। इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से है, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले 2 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही और भी जगह पुलों का है। इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बौंसाल पुल की, ये पूरी हो गई है और इससे कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएँ इससे लाभान्वित होंगी और इसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और अच्छी योजना थी और ये पुल जल्दी बना है। इसके लिए बहुत बहुत जो कार्यदायी संस्था है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय से इसको पूरा किया। जमीन में दरारें और लोगों के दर्द से इन दिनों जोशीमठ बदहाल है। उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश इससे चिंतित है और राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। कई आरोप भी लग रहे हैं। इन सब के बीच प्राथमिकता है कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए और इस पर सरकारी एजेंसियां काम भी लगातार कर रही हैं। इसी क्रम में जोशीमठ के क्षतिग्रस्त भवनों में CBRI द्वारा कैक्रोमीटर लगाई जा रही है और इसके जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मकानों को कितना नुकसान हो रहा है, मकानों में आई दरारें बढ़ रही हैं या नहीं, भाई कैसा है पीड़ितों का हाल, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जरा देखिए इन नम आंखों को, जरा महसूस कीजिए इस पीड़ा को, जरा सोचिए इस दर्द के बारे में, जरा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए चेहरे पर दिख रही इस दहशत को। ये दहशत है अपना घर अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर टूटता हुआ देखने की। ये दहशत है अपने जीवन भर की पूंजी को खोने की। जोशीमठ धीरे धीरे करके पाताल लोक की ओर बढ़ रहा है। हालात ये है कि वहाँ रह रहे लोग अपने आशियानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। प्रशासन लगातार उन्हें शिफ्ट करने का काम भी कर रहा है, लेकिन इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ शहर की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि जोशीमठ में कैसे धीरे धीरे जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। सैटेलाइट तस्वीरें बयान कर रही है कि जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। इसरो ने तस्वीरों को जारी कर बताया 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर के भूधसाव को रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल 2022 और नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर की धीमी गिरावट देखी गई। NSRC ने कहा कि पिछले सप्ताह दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच तेजी से धंसने की घटना शुरू हुई थी, जिसके बाद से ही ये सिलसिला लगातार जारी है। उधर धामी सरकार भी जोशीमठ के लोगों तक राहत और मदद पहुंचाने में लगी हुई है। प्रभावित क्षेत्र है और जो ज्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है। 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। जोशीमठ की हालात की गंभीरता को समझते हुए पीएमओ खुद जोशीमठ के हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जोशीमठ को चमोली जिला प्रशासन ने भूधसाव क्षेत्र घोषित कर रखा है। वहीं बीते कुछ दिनों में सैकड़ों घरों और इमारतों में दरारें देखी गई है। हालात ये हो गए हैं कि सैकड़ों परिवारों को जोशीमठ से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इसी बीच राज्य सरकार ने
1.5 लाख रुपए के अंतरिम राहत पैकेज की घोषणा की है और पुनर्वास पैकेज पर काम किया जा रहा है। आंखों से बहते जज्बातों का दर्द तो साफ दिखता है, लेकिन सुधियों की टीसों का क्या? ये घरों के जो है ये जमीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मतलब यह है कि हम लोगों का जो है जितने बार भी हम इसमें पैसा लगाएं या कुछ करें तो वो सारा व्यर्थ जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कई बार मतलब जो है अर्जी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारे इस तरीके का रोजगार भी नहीं है जो मतलब हम इसको जो है सही कर पाएं और मतलब जो है बार बार हम इतना पैसा लगा पाएं। दरकते पहाड़ों और दर्द के बीच ये कहानी हर किसी की है। जोशीमठ को बचाने के लिए हर कोई आगे आया है। जहां एक और धामी सरकार पहाड़ों को बचाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, तो वहीं देवभूमि के आईएएस अफसर भी सामने आए हैं। अफसर अपनी एक दिन की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या इतनी मदद काफी होगी? क्या लोगों को विस्थापित करना ही एकमात्र हल है? जिसका सीधा सा जवाब है नहीं। इस समय सरकार को समझना चाहिए कि यह आपदा का तो मौका है, लेकिन इसे एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है। सरकार को एक पर्यावरण अनुकूल वैदिक स्मार्ट विलेज बनाना चाहिए, जहां जोशीमठ के लोगों को रखा जा सके, जो पूरी दुनिया के सामने एक नजीर होगी, जिससे जोशीमठ के लोगों का कुछ दर्द तो कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उत्तराखंड के रुद्रपुर में उत्तरायणी पर्व का आयोजन किया गया। उत्तरायणी पर्व आयोजन में जिले के जिला जज के साथ जिले के डीएम युगल किशोर पंत और साथ ही एसएसपी मंजुनाथ टीसी भी शामिल हुए। रुद्रपुर से गंगापुर रोड स्थित शैल भवन में उत्तरायणी पर्व का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए, जिसका अतिथियों की तरफ से निरीक्षण किया गया। और इस दौरान उधम सिंह नगर के जिला जज सहित तमाम अधिकारियों ने भी सभी क्षेत्रवासियों को उत्तरायणी पर्व की बधाई दी और कार्यक्रम आयोजन करने पर आयोजकों को भी धन्यवाद किया। भारत तिब्बत व्यापार का साक्षी व पौराणिक संस्कृति माघ मेले का कंडार देवता हरि महाराज सानिध्य में उनके आशीर्वाद से मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान अगले 10 दिन तक जनपद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। पौराणिक माघ मेले में ग्रामीणों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पौराणिक मेले में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और आबू दादी की माघ मेला इस जनपद का काफी पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक साथ ही व्यावसायिक मेले के रूप में प्रसिद्ध है। इस मेले का प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन पाटा संग्राली गांवों से कंडार देवता, बड़ागड्डी, हरि महाराज और इसी के साथ खंडद्वारी देवी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोलियों का उत्तरकाशी पहुंचने पर शुभारंभ होता है। ये मेला 14 जनवरी से प्रारंभ हो और 26 जनवरी तक चलता है। इस मेले में जनपद के दूर दराज से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जहां गंगा स्नान के लिए आते हैं, वहीं सुदूर गांव के ग्रामवासी अपने अपने क्षेत्र के उन और अन्य हस्तनिर्मित उत्पादों को बेचने के लिए भी इस मेले में आते हैं। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त प्राचीन समय में यहाँ के लोग स्थानीय जड़ी बूटियों को भी उपचार के लिए लाते थे, लेकिन वर्तमान समय में इस पर प्रतिबंध लगने के कारण अब मात्र ऊन के उत्पादों का ही यहाँ पर विक्रय होता है। उत्तराखंड में शनिवार को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई और इसी कड़ी में गंगा घाटों पर स्नान करने के दौरान स्नान करते समय एक लड़की का पांव फिसल गया, जिससे लड़की गंगा में बहने लगी। जिसके बाद गंगा घाटों पर मौजूद एसडीआरएफ और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा की तेज धाराओं में बहती लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। वहीं इस कार्य के लिए एसडीआरएफ और पुलिस के जवानों की सराहना की जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शनिवार को मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और आपको बता दें कि सुबह से ही गंगा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा घाटों पर देखी गई और साथ ही भक्तों ने गंगा में स्नान कर जय जय गंगे के नारे लगाते हुए वो नजर आए। मकर संक्रांति स्नान पर्व का काफी महत्व है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में भी हो जाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और साथ ही मकर संक्रांति को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से गंगा घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो है पूरे उत्तरकाशी जनपद में बहुत हर्षोल्लास का जो ये हमारा दिवस है, ये आदिकाल से ये पवित्र दिवस है। और मकर संक्रांति का जो ये प्रथम दिवस है, आज से ही हमारे जो पूरे क्षेत्र में जो है बहुत बड़े बड़े त्यौहार होते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और मकर संक्रांति में आज जो है पूरे हमारे क्षेत्र के लोग जो है देवी देवताओं यहाँ पर स्नान करने आए। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी लोगों के अंदर है कि ये वर्ष हमारे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी यहाँ पर लोग श्रद्धालु आए हैं, लोग उन्हें सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक भी लोग जो है यहाँ पर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। ठंड का कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है भगवान काशी विश्वनाथ से भी आशीर्वाद ले जा रहे हैं। मैं समस्त प्रदेशवासी जनपदवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये वर्ष हमारे लिए सबके लिए जो है खुशहाली का रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और आपको बता दें कि हरिद्वार पुलिस ने बहादुराबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक की हत्या का खुलासा किया। बता दें कि पीड़ित परिवार की तरफ से बहादुराबाद थाने में शिकायत की गई थी कि उसका पुत्र 12 तारीख सुबह अपने पैथोलॉजी लैब से लापता है। पुलिस की तरफ से इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की गई, मगर मामले में तब नया मोड़ आया जब कार्तिक के मोबाइल से उसकी मां को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा कॉल की गई और 70 लाख की फिरौती मांगी गई और साथ ही चेतावनी दी गई कि इस मामले में पुलिस को कोई भी जानकारी ना दी जाए। मगर कल देर रात कार्तिक का शव एक गेस्ट हाउस में मिला, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 12 तारीख को 22 वर्षीय कार्तिक नाम का युवक है, जिसकी गुमशुदगी उनके परिवारजनों द्वारा लिखाई गई थी, जिस पर गुमशुदगा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में करीब मृतक के ही फोन से जो है उनकी मदर को कॉल जाती है और उस पर जो है 75 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जैसे ही थाने पर दी गई तो मुकदमे को इसमें अपहरण में तरमीम को चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ विभिन्न टीमें बनाकर इसमें तलाश की गई। बहुत सारे CCTV फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजेक्शन हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजेक्शन हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे इनको पूछताछ के लिए इस पे लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या एक दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी, जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है, वहां पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहां पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे और वो पैसा उनको हासिल करना था। और साथ ही साथ ये था कि बॉडी को डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन एक दिन पूर्व किसी कारणों से बॉडी को डिस्पोज नहीं कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।